हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है पार्ट 1। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को हम 5 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं और उसको डिटेल में हम जानेंगे, वो भी विद एग्जांपल्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि क्या मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। उसके बाद जानेंगे कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, और थ्योरीज के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या चलाने के लिए जरूरत होती है पैसे की, और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बना है 2 शब्दों के साथ। पहला शब्द तो है कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट, जो कि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब कोई भी बिजनेस हो, वो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पहले से ही भांप लेता है और फिर देखता है कि क्या रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगे इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए, और कहां से इन रिसोर्सेज को मैं टैप करूंगा। तो बिजनेस जब कैपिटल ढूंढता है उस समय कई प्रकार के सोर्सेज की वो मदद ले सकता है। जैसे कि एक तो होते हैं बिजनेस के अपने ही फंड्स, जिन्हें बोला जाता है ओन्ड फंड्स। इसमें आ जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स। और दूसरे जो आ जाते हैं वह आ जाते हैं कंपनी के बोरोड फंड्स। बोरोड का मतलब होता है वह फंड्स जो कंपनी उधार पर लेती है। इसके अंदर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो यहाँ पर वर्ड हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैपिटल के बाद दूसरा वर्ड है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। तो कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर ये देखा जाता है कि क्या प्रोपोर्शन होगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में, ताकि जो मिक्सअप निकल कर आए वह एक डिजायर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे लिए क्रिएट कर दे। स्ट्रक्चर तैयार करते समय कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जो बिजनेस की साउंडनेस को गारंटी करे, ताकि स्मूथली बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी से अपना काम चलाता रहे। और दूसरी बात इसके अंदर आ जाती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिजनेस इतना स्ट्रांग हो कि सारे खर्चे समय से पूरे हो जाएं, और कल को अगर कोई डिफिकल्ट टाइम्स आ जाएं या कोई इम्पॉसिबल डिसीजन लेना हो जिसमें हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व हो, तो बिजनेस उसको बियर कर पाए। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर ही बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये निर्णय लिया जाता है कि कंपनी के अंदर जो कैपिटल लगानी है कितनी अपनी होगी, कितनी बोरोड होगी, लॉन्ग टर्म कितना पैसा लिया जाएगा, और किस प्रकार की सिक्योरिटीज होंगी जिससे कैपिटलाइजेशन तैयार कर ली जाएगी। इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हमें क्या समझ आ रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो निर्णय है उसमें सबसे खास बात निकल कर आती है प्रोपोर्शन की, कि बिजनेस ने कौन सी चीज कितनी लगानी है। किस चीज की प्रोपोर्शन, लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स की और ओन्ड फंड्स की, किस चीज को कितने मिक्सअप करना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को निकालने के लिए 4 चीजों को ऐड कर लिया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर ली जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पर ली जाती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरे पर आ जाती है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स में कंपनी के कमाए गए रिजर्व्स और सरप्लस होते हैं, और चौथे नंबर पर आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स। तो ये मिलके बनाता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब हमें मीनिंग तो समझ आ गया। अब हम जान लेते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वह कितने प्रकार का होता है। मतलब अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसे हम जानते हैं किस नाम से, सिंपल के नाम से। सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर वह होता है जिसके अंदर
सिंगल सिक्योरिटी को ही यूज किया जाता है। जैसे कि हो सकता है अकेले इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ ही बिजनेस को चलाया जाए, मतलब सोर्स ऑफ फंड सिर्फ एक ही होगा, वही बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को निभाएगा। उसके बाद जो दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है उसका नाम है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जहां पर बिजनेस के अंदर दो प्रकार की सिक्योरिटीज को यूज किया जाता है। तो दो सिक्योरिटीज कौन सी हो सकती हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या इक्विटी शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, मतलब हद से हद कितनी होंगी? दो होंगी। उसके बाद जो तीसरा आ जाता है, जो आजकल के समय में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होगा कि इस बिजनेस के अंदर मल्टी, मतलब कई प्रकार की सिक्योरिटीज को यूज किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन्स जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए हैं, उन सबको इसके अंदर यूज किया जा सकता है। इसके पीछे कारण एक ही है, बिजनेस को सर्टेनिटी से चलाना, हमेशा स्टेबल रखना, और ये निर्णय आए कि हर समय एडिक्वेट इनकम बिजनेस जनरेट कर पाए, ताकि जो भी बिजनेस के फाइनेंशियल चार्जेस हैं उन्हें बिजनेस निर्धारित समय पर पे ऑफ कर पाए। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि एक कंपोनेंट्स यानी कितने भागों से कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाए तो कंपोनेंट्स जो आएंगे वह हैं 4, जिसमें कि सबसे पहला कंपोनेंट जो आ जाता है वह इसे ना 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे कि हम हिस्सों के हिसाब से ही इसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक तो यहाँ पर होते हैं जो फंड्स कहलाते हैं ओनर के, यानी कि ओनर्स फंड्स। ओनर्स फंड के अंदर सबसे पहला जो आ जाता है वह आ जाती है इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो कंपनी के मालिक होंगे। उसके बाद जो दूसरे यहाँ पर आ जाते हैं वह आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, यानी यहाँ पर हम डाल सकते हैं उन लोगों को जिन्हें डिविडेंड के टाइम पे सबसे पहला हक दिया जाएगा, उन्हें बोलेंगे हम प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पर आ जाता है ओनर का फंड में, उसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो बिजनेस ने पैसा कमाया है। रिटेन्ड अर्निंग के आ जाती है बेस्ट सोर्स है, इसे बोला जाता है इंटरनल फाइनेंसिंग। ये सबसे कन्वीनियंट सोर्स है क्योंकि इसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता, मतलब नो एफर्ट्स टू रेज इट। इससे कंपनी की नेट वर्थ बढ़ती है और इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है वह भी कम नहीं होता। यहाँ पर ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेंगे उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है वह डिल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वह लोग भी वोटिंग करेंगे डिसीजन मेकिंग के टाइम और रीपेमेंट के समय भी उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये तीनों थे ओनर के फंड्स। इसके बाद हमारा अगला जो आ जाता है वह आ जाते हैं बोरोड फंड्स। बोरोड का मतलब क्या होता है? बोरोड का मतलब जो हमने उधार पर लिए हुए हैं। बोरोड फंड्स के आगे भी कई सारी टाइप्स हैं, एक एक करके हम उन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं जो कि कंपनी रेज करती है, बट इसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इन्हें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। इशू करते समय ही लिख दिया जाता है कि ये जो डिबेंचर्स हैं इन पे कितना ब्याज देना पड़ेगा। डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। डिबेंचर कन्वर्टेबल या अनकन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। ये हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम डिबेंचर्स को डिटेल में जानेंगे। इसका मतलब जो इनके ऊपर प्रॉफिट में से हिस्सा दिया इंटरेस्ट का, वो बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन बन गई। बट इसमें एक फायदा ये है कि ये जो इंटरेस्ट है ये टैक्स डिडक्टेबल होता है, इसीलिए ये एक पॉपुलर सोर्स है जिसे काफी ज्यादा बिजनेस यूज करता है। इसके अलावा जो अगला सोर्स आ जाता है बोरो करने के लिए, उसे हम बोलते हैं टर्म लोन्स। मतलब जब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से
एक लोन लिया निर्धारित समय के लिए, जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस को पे करना ही पड़ेगा। कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IFCI, सिडबी, SFCs और भी कई सारे, जहां से बिजनेस लोन ले सकता है। ये लोन बिजनेस को ये इंस्टीट्यूशंस लोन तो देते ही हैं, साथ में टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और मैनेजरियल फिजिबिलिटी भी प्रोजेक्ट की चेक कर देते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि एक जो बिजनेस है वह एक प्रॉपर मिक्स तैयार करता है अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड्स का। बट यहाँ पर एक बात जाननी बहुत ही जरूरी है कि किस बेस पर या किस आधार पर इस निर्णय को लिया जाता है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये देखा जाता है कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज किया जाए। यहाँ पर कारण ये है कि बिजनेस ने इस चीज का खास ध्यान रखना है कि एडिक्वेसी हो, हम हर समय अवेलेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी हो, किसकी, अर्निंग्स की, कमाई लगातार हो और बढ़ती चली जाए। तो ये जो भी सोर्स यूज किया जाएगा इसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। किसकी वैल्यू? फर्म की वैल्यू। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम डिबेंचर्स की बात करते हैं या हम बात करते हैं टर्म लोन की, उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है। तो इस तरीके से डिजाइन किया जाए कैपिटल स्ट्रक्चर ताकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम आए। तो ये निर्धारित करते समय कई सारे फैक्टर्स का ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो इन फैक्टर्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं कि कंपनी का साइज कितना बड़ा है, कंपनी कितने समय से काम कर रही है और किस नेचर का काम कर रही है। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर ग्रोथ एंड साइज ऑफ कंसर्न, समय को देखते हुए क्या लगता है कि बिजनेस की डेवलपमेंट के चांसेस कितने हैं। अगर तो चांसेस ज्यादा हैं फिर तो जो इंटरेस्ट बेयरिंग सोर्सेज हैं उन्हें यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि बिजनेस की ग्रोथ के कितने ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, क्या इंस्टीट्यूशन एक बिजनेस की बैलेंस शीट को देखते हुए लोन देने को तैयार है। अगर तो जवाब है हाँ, इसका मतलब एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स है, तो इस प्रकार से डिसीजन लिया जा सकता है। अगला सबसे बड़ा कारण यहाँ पर आ जाता है अर्निंग्स, बिजनेस कितना कमा रहा है। अगर तो अर्निंग्स में स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब लगातार आ रही है बिना उतार चढ़ाव के, तो वहां पर तो सोर्सेज को यूज किया जा सकता है लॉन्ग टर्म डेट के। उसके बाद मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है। हर मैनेजमेंट की अपनी सोच होती है, काम को चलाने के अपने तरीके। तो अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि सारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहना चाहिए, ऐसा बिजनेस जो होगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल के बल पर ही चलेगा। तो अगर मैनेजमेंट लीवरेज में बिलीव करती है, लीवरेज का टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर लीवरेज में वो बिलीव रखती है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या, डेट, सब सारे सोर्सेज में चली जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं बिजनेस की ऑपरेटिंग रेशियोज, कैपिटल गियरिंग, ये काफी मेजर कारण है। दूसरे आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं मार्केट की कंडीशंस जो इस समय चल रही है, कौन सा बिजनेस साइकिल चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कितने चल रहे हैं, या अनसर्टेनिटी कितनी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिए जाते हैं। इन्वेस्टर्स, इनका बहुत बड़ा रोल है कि जो इन्वेस्टर्स हैं क्या वो कॉन्शियस हैं। अगर कॉन्शियस हैं तो वो अपनी सिक्योर्ड इनकम चाहते हैं, इसका मतलब वे नहीं चाहेंगे कि कंट्रोल उनके हाथ से निकले। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज क्या हैं या टैक्स कितना लगा रही है सरकार। तो ये कुछ कारण हैं जिसके बलबूते पर यह निर्णय लिया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन एक बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन है, क्योंकि यही डिसीजन बिजनेस की किस्मत को लिखता है। हर बिजनेस कोशिश करता है कि वह एक ऑप्टिमम यानी कि बेहतरीन कैपिटल स्ट्रक्चर को अचीव कर ले। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसे बोला जाएगा? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वह होगा जो बिजनेस को लेके चलेगा मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। वह बिजनेस के लिए इतना अच्छा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स भी कमाएंगे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएंगी और बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा,
नतीजा होगा एक बेहतर से भी बेहतर तालमेल। किसके बीच में तालमेल? इक्विटी और डेट के बीच में। तो इसकी दो ही कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये कहती है कि जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी मिनिमम, और दूसरी कंडीशन कहती है कि वह कैपिटल स्ट्रक्चर शेयर होल्डर की वेल्थ को कर देगा मैक्सिमम। तो आज हमने जाना कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, साथ में हमने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लिया। अब हम अगले वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे कि हम कौन कौन सी मेजर थ्योरीज हैं जो एक बिजनेस की हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ पर आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको सिखाऊंगी कि नेट इनकम अप्रोच क्या होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, और MM हाइपोथेसिस किस प्रकार से चलता है। तो हम मिलेंगे बहुत जल्द, इन थ्योरीज को जानेंगे, इनकी असम्पशंस को भी जानेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलिए।